हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और विषय है गद्यांश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। दोस्तों आज के पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए यदि आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बनानी हो तो। और वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक जरूर करें। यदि हमें किसी विषय का पाठ योजना बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 26 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 7, विषय है हिंदी, प्रकरण है नीलकंठ जो कि एक कहानी है। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य यानी कि बच्चों में विषय को पढ़ाने से किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। ठीक है। और चौथा पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार एवं उनके प्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे गद्य के शिल्प एवं सौंदर्य का ज्ञान करना। दूसरा पॉइंट है छात्र शीर्षक की सार्थकता को समझ पाने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे नीलकंठ, राधा और कुब्जा के माध्यम से पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का परिचय कराना। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसे आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र इस प्रकार के अन्य पाठों का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं तथा छात्रों को नीलकंठ, मोर के बारे में पूर्व जानकारी है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं हमारा देश का क्या नाम है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत। ठीक है।
यहाँ पर देखिए छात्र छात्र क्या उत्तर दिए, भारत। इस भारत शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। उसका देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं मोर। ठीक है। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, मोर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं मयूर, नीलकंठ, नर्तक प्रिय। चूंकि हम लोगों का टॉपिक क्या है, नीलकंठ, तो इस नीलकंठ को लेकर ही एक प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न करते हैं, नीलकंठ कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं, मौन रहते हैं, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे समझाएं बच्चों को। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे और इसमें लिखेंगे, छात्रों आज हम हिंदी गद्य में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पाठ नीलकंठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, यानी कि इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण बिंदु पर लेखिका का जीवन परिचय और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए उत्तीर्ण किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई। इनकी रचनाएं देखिए, अतीत के चलचित्र निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा इत्यादि। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लेखिका का जीवन परिचय। ठीक है। उसका पहला पॉइंट में लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए उत्तीर्ण किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में छात्र अध्यापक 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, महादेवी वर्मा जी का निधन कब हुआ। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी का निधन हुआ। ठीक है। उसका शिक्षण बिंदु पर नीलकंठ कहानी का पहला पारा लिखेंगे। उस दिन एक अतिथि ... बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। और नीलकंठ कहानी का पहला पारा को समझाते हुए छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में एक खास कोना एक विचित्र स्थिति रखता है। वह स्थान जहाँ खरगोश, कबूतर, मोर, चौकर आदि जीव जंतु पिंजरे में रहते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, एक दिन मैं अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी, तब चिड़ियों और खरगोशों का दुकान का ध्यान आ गया। मैं ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले के दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने यानी कि बड़े मियाँ जो दुकानदार है
वो बोलना शुरू किया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे जो मोर को मारकर उसके पंजे से दवा बनाते हैं। बड़े मियाँ ने कहा, आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, कैसे मासूम पक्षी को मारने के लिए दे दूं? टालने के लिए मैंने उन्हें कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो और मारो, ये धंधा ही बहुत खराब है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर नीलकंठ कहानी का पहला पारा जो बच्चों को समझाए, उस पारा में जो कठिन शब्द थे उसका अर्थ श्यामपट कार्य पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, कठिन शब्दों के अर्थ हेडिंग देंगे। उसके बाद लिखेंगे चिड़ी मार। चिड़ी मार का अर्थ क्या है? पक्षियों को पकड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए अतिथि। अतिथि का अर्थ क्या होता है? मेहमान। उसके बाद देखिए कमबख्त। कमबख्त का अर्थ क्या होता है? शरारती। उसके बाद है अनुसरण। अनुसरण का अर्थ क्या होता है? पालन करना। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है, मोर के दोनों बच्चों को चिड़ी मार कहाँ से पकड़ कर लाए थे? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं शंकरगढ़ से। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, नीलकंठ पाठ के लेखक कौन है? उसका दूसरा प्रश्न करते हैं, बड़े मियाँ कौन था? उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उन्हें चेक भी कर सके। ठीक है, इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।